नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश 7 के समीकरण की शुरुआत करेंगे और उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और अहम खबरों के साथ शुरू करते हैं बुलेटिन। आपको बताऊं, मैं हूं गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आजम और अखिलेश के बीच हुई उस मुलाकात से जिसकी कई दिनों से चर्चा चल रही थी। तो आज सियासी गलियारों में एक ही तस्वीर और एक ही बात चर्चा के केंद्र में थी। जब 27 महीने के लंबे इंतजार के बाद अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात हुई। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती आजम खान से अपना इलाज करवा रहे हैं, लेकिन जब अखिलेश यादव अस्पताल में आजम से मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो सवाल उठने लगा कि क्या उस जख्म पर मरहम लग गया जो आजम की रिहाई के बाद उनके बयानों के जरिए दिखने लगा था। आजम अखिलेश की मुलाकात, क्या दिल मिल पाए? अखिलेश देर आए दुरुस्त आए। घड़ी में दोपहर की 2:32 हो रहे थे, तभी अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर सामने आई जिसका इंतजार सियासी गलियारे में पिछले 27 महीनों से हो रहा था। यूं तो इस तस्वीर में कई लोग थे, लेकिन सबकी नजरें टिकी हुई थी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान पर, जिनके बीच की दूरियों के चर्चे लखनऊ से रामपुर तक हो रहे थे। जब से आजम खान जेल गए तब से ही अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात नहीं हो पाई। जेल से आजम की रिहाई के दौरान भी अखिलेश ने सिर्फ ट्वीट किया था, लेकिन जब आजम के नाम पर सियासी गलियारा गरमाने लगा तो खुद अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला और लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जहां गंगाराम अस्पताल में आजम खान भर्ती हैं। करीब 2 घंटे की मुलाकात के बाद अखिलेश अस्पताल से निकले तो गाड़ी के शीशे चढ़े हुए थे और सवालों से परहेज रखा, लेकिन चंद मिनट बाद सपा के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट सामने आया जिसमें लिखा था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल पहुंचकर जाना। वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता जनाब आजम खान साहब का स्वास्थ्य लाभ। हम सबकी दुआ है कि आजम साहब शीघ्रतम स्वस्थ हो। अगले 1 मिनट बाद ही अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर दिया जिसमें आजम खान से मुलाकात की तस्वीर थी। अच्छी सेहत के लिए दुआएं, आप जल्द अच्छे होकर आए। चर्चा थी कमरे में आजम और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई, जिस तस्वीर को नजदीकियों के गवाह के तौर पर अखिलेश ने सामने रखा। उसमें आजम खान के साथ साथ अखिलेश यादव, आजम खान के छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम और बड़े बेटे नदीब आजम तो हैं ही, साथ ही गंगाराम अस्पताल के 2 डॉक्टर हैं। वही सुप्रीम कोर्ट के वकील जुबैर अहमद, आजम परिवार की करीबी एकता कौशिक, अब्दुल्ला आजम के 3 दोस्त और आजम खान के दफ्तर के इंचार्ज आमिर अंसारी मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने आजम खान के स्वास्थ्य की जानकारी तो ली ही, साथ ही रामपुर उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। चर्चा इस बात की कि रामपुर के रण में सपा का चेहरा कौन होगा। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा सपा प्रत्याशी हो सकती है। वहीं दूसरा नाम आजम खान के बड़े बेटे अदीब खान की पत्नी सिद्रा अदीब का है। तमाम कयासों के बीच अखिलेश ने इस मुलाकात के जरिए संदेश देने की कोशिश की कि आजम और अखिलेश के बीच सब ठीक ठाक है, लेकिन सवाल है कि जो दर्द आजम खान ने जेल से रिहाई के बाद अपने समर्थकों के सामने रखा था, उस दर्द का इलाज इस मुलाकात से हो गया है या फिर 27 महीने का वो जख्म अब भी हरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वही अखिलेश और आजम खान की मुलाकात पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि हुजूर बहुत देर कर दी आते। फाइनली अखिलेश यादव आजम खान से मिलने आज दिल्ली पहुंचे हैं और इस पूरे घटनाक्रम पर हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब हैं। सर, देखा अभी सदन भी चला, सदन में भी आजम खान सदन को अटेंड नहीं किया, उनके पड़ोस में उनकी सीट थी, और ऐसा अब क्या लग रहा है कि जब वो बीमार हुए इसलिए गए हैं शिष्टाचार भेंट, या कुछ और राजनीतिक इसका समीकरण? कौन सी कहावत लागू होगी? एक तो यह है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, और दूसरा है का वर्षा जब कृषि सुखान है। तो मुझे नहीं पता कि अभी खेती सूखी है या उसमें जान पड़ जाएगी, लेकिन
जब कोई जेल में होता है तो उम्मीद करता है कि उससे मेल, जिसको हम कहते हैं ना मिलाई, अब लोकल भाषा में मिलाई करने कोई आए या ना आए। जैसे मैं अखिलेश यादव जी ने जब मुझे जेल भेजा था तो जेल में 3,500 लोग मिलने आए थे। तो लगता था कि थोड़ी सहानुभूति सी होती है, अथवा आदमी बीमार होता है तब, तो एक बार किसी की खुशी में ना हो लेकिन दुख में शामिल होना चाहिए। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। अयोध्या के 500 साल का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार होने वाला है, जिसके गर्भगृह का शिला पूजन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। अब अयोध्या को इंतजार है 2024 का, जब भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। 22 में हुआ शिला पूजन, 24 में उद्धार। अयोध्या का कणका, सरयू का घाट, अयोध्या की सारी गलियां और मंदिरों की ललाट हर्षोल्लास में डूबे हुए थे। सुबह करीब 9:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। साधु संतों का जमावड़ा और माहौल महोत्सव का। शिलाएं हैं जो वर्कशॉप में रखी गई थी 1990 से, उन्हें एक एक करके लाया गया है, रखा जा रहा है। फिर जो नवनिर्मित शिलाएं हैं उनको भी रखा गया है। लेकिन 2000 यानी जब राम मंदिर निर्माण की आधारशिला मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा था 2020 में 5 अगस्त को, फैसला भले 9 नवंबर 2019 को आया था, लेकिन जो राम मंदिर निर्माण की आधारशिला है वो 5 अगस्त 2020 को रखा था। लगभग 2 साल होने को हैं और ऐसे में जो गर्भगृह का काम है उसे अंजाम दिया गया है और ये प्लिंथ और चबूतरा और इसे जो भी कह सकते हैं कुर्सी, वो बनकर तैयार है और इसे बहुत मजबूत तरीके से बनाया गया है। और इसी गर्भगृह पर शिला पूजन का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। श्री राम जन्मभूमि के श्री राम मंदिर के गर्भगृह का शिला पूजन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान सूबे के मुखिया के साथ साथ एक महंत की भूमिका में वो नजर आए। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय। पूरे मंत्रोच्चार के साथ गर्भगृह की आधारशिला रखी गई। भगवान श्री राम के जयकारे से गुंजायमान था अयोध्या का गगन। सैकड़ों वर्षों की जो भारत की आस्था जिस पवित्र कार्य के लिए तरस रही थी, वह दिन बहुत दूर नहीं जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या धाम में बनकर के देश और दुनिया के सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का प्रतीक तो बनेगा ही। श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। मेरे तन में राम, मेरे मन में राम, मेरे रोम रोम में राम रे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम मंदिर निर्माण के लिए धन्यवाद दिया। कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके करकमलों से जिस कार्य का शुभारंभ हुआ है, अपना समयबद्ध ढंग से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। गर्भगृह के शिला पूजन के साथ ही रामलला के निर्माण कार्य में तेजी आएगी। दरअसल 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया था। उसके बाद 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने मंदिर के आधारशिला रखी थी। 1 जून 2022 को सीएम योगी ने गर्भगृह का शिला पूजन किया। 2024 तक अब भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। गर्भगृह की शिला पूजन के साथ ही मंदिर निर्माण गति पकड़ेगा। नक्काशीदार पत्थरों से होगा गर्भगृह का निर्माण। 2 साल में राम मंदिर की बुनियाद होगी तैयार। गर्भगृह 20 फीट चौड़ा, 20 फीट लंबा होगा। बाहरी दीवार 6 फीट मोटी होगी। षोडशोपचार पूजन किया गया और जो शिलाओं का ज्वाइंट है
वहाँ सीमेंट का घोल सिंबॉलिक रूप में डाल दिया गया। ये काम आज संपूर्ण हुआ है। अब जो कुछ होगा इन्हीं शिलाओं के ऊपर जाएंगे। अब हम तो अब मंदिर दिखने लगेगा। अब अयोध्या की धरती को प्रतीक्षा है 2024 की, जब अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। एबीपी गंगा के लिए अयोध्या से वीरेश पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद लड़खड़ा रही कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में एक बार फिर अपने पैरों पर खड़े होने की तैयारी शुरू कर दी है और उसी कड़ी में आज से लखनऊ में कांग्रेस के 2 दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत हुई। पार्टी ने शिविर को नव संकल्प कार्यशाला का नाम दिया है, जिसमें यूपी कांग्रेस में नए सिरे से जान फूंकने के लिए खुद पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ पहुंची। यूपी के विधानसभा चुनाव 2022 के बाद ये पहला मौका है जब कांग्रेस पार्टी नई चुनौतियों और आने वाले चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने के लिए जुट रही है। इस कार्यशाला के पहले दिन प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस विधायक और विधानमंडल की नेता आराधना मिश्रा, पार्टी के पूर्व सांसद अखिलेश प्रताप सिंह, अजय राय, नवाब काजिम अली खान के अलावा पूर्व सांसद डॉक्टर रमेश मिश्रा भी मौजूद थे। इसके अलावा कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, नदीम जावेद और कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह भी शामिल हुए। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए अजय कुमार लल्लू कांग्रेस के चिंतन शिविर में शामिल ही नहीं हुए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कहीं अजय लल्लू कांग्रेस हाईकमान से नाराज तो नहीं हो गए। और विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, कांग्रेस की कार्यशाला हुई लेकिन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मौजूद नहीं रहे, क्या समझे इसको? क्या कोई नाराजगी या कोई और बात? देखिए, जब विधानसभा चुनाव हुए थे उसके बाद जो कांग्रेस में जिस तरह से करारी हार मिली कांग्रेस को, सिर्फ 2 सीटें जीत पाई, 403 सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस को मिली। उसके बाद ये तय हुआ कि जिम्मेदारी लेगा कौन, चूंकि प्रियंका गांधी जो प्रदेश की प्रभारी हैं चुनाव की और बहुत बड़ी नेता हैं पार्टी की, वो जिम्मेदारी उनके ऊपर छोड़ी नहीं जा सकती। तो एक बलि का बकरा ढूंढा गया और जाहिर सी बात है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू बलि का बकरा बने, उनसे इस्तीफा लिया गया। उसके बाद से नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश हो रही है, लेकिन वो तलाश ये उम्मीद थी कि आज चूंकि नव संकल्प कार्यशाला होनी है, चल रही है, तो ये उम्मीद थी कि आज नए नाम पर चर्चा होगी, घोषणा होगी। लेकिन पहला दिन, कार्यशाला का पहला दिन आज लगभग खत्म होने को है। हम कांग्रेस मुख्यालय के बाहर ही खड़े हैं, आप देख रहे हैं नज़ारा। तमाम जो लोग हैं, जो प्रदेश के जिलाध्यक्ष अलग अलग जनपदों से आए हैं और इसके अलावा पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, वर्तमान 2 विधायक हैं, एमएलसी हैं, वो भी कार्यशाला में शामिल रहे। लेकिन प्रदेश के नए अध्यक्ष के नाम पर चर्चा नहीं हो सकी। तमाम अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। 2022 के चुनाव की हार स्वीकार करते हुए 2024 के चुनाव पर चर्चा हुई। वहां कैसे संगठन को मजबूत करना है उस पर चर्चा हुई, लेकिन अध्यक्ष पर चर्चा नहीं हुई। हमारे साथ बहुत सारे कांग्रेसी नेता यहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विकास अवस्थी हूं मैं। विकास, ये बताइए आज क्या क्या हुआ? प्रियंका जी आई, 82 दिन बाद आई, चुनाव परिणाम के बाद, करारी हार के बाद, तो आज क्या चर्चा हुई? सबसे बड़ी एक बात है कि देश आज जिन स्थितियों से गुजर रहा है, कांग्रेस पार्टी का एक संकल्प है जो हमने आज फिर से दोहराया है आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, कि कांग्रेस पार्टी देश के लिए लड़ने के लिए फिर से कमर करके तैयार है। सत्ता सरकार में हम आएंगे या नहीं आएंगे ये एक अलग विषय है, हमें देश के लिए लड़ना है, देश की को सही दिशा में ले जाने के लिए लड़ना है। जो आज का माहौल है इस पूरे देश का, नौजवानों के रोजगार के लिए लड़ना है, किसानों के अधिकार के लिए लड़ना है। लेकिन इस लड़ाई के लिए एक लीडर होना चाहिए, एक अध्यक्ष होना चाहिए। अध्यक्ष तो है ही नहीं। देखो, हमारे यहाँ आपने देखा होगा प्रत्येक कार्यकर्ता को पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी ने अधिकार दे रखा है और हमारे कार्यकर्ता अपने आप को अध्यक्ष महसूस कर रहे हैं। अध्यक्ष हमारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें इससे पहले ये भाजपा का किस तरह मुकाबला किया जाए। बिल्कुल विवेक, तो मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, ये बड़ी बात है इस करारी हार के बाद भी, और उम्मीद है कि 2024 में अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस कर पाएगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। सीएम योगी ने कहा कि मोदी सरकार गरीब और किसानों के लिए जो कर रही है, जो कह रही है, वो करके भी दिखा रही है।
और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में जिनकी बड़ी भूमिका है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान ने नए भारत के निर्माण में मील के पत्थर के रूप में एक अग्रणी भूमिका का निर्वहन भी किया है। 2022 तक प्रत्येक ऐसे व्यक्ति जिसके सिर को ढकने के लिए छत नहीं है उसे मकान उपलब्ध कराने का कार्य होगा और यह कार्य सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 1,22,70,000 आवास अब तक स्वीकृत हुए हैं पूरे देश के अंदर और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इसमें से 17,54,000 आवास उत्तर प्रदेश ने अपने यहां स्वीकृत किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज यूपी का किसान सबसे ज्यादा खुशहाल है। सभी किसानों को पीएम किसान निधि का लाभ मिला। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विपक्ष को आड़े हाथों लिया। यानी समृद्ध किसान ही समृद्ध भारत के सपने को साकार कर सकता है और यह कार्य विगत 8 वर्ष के अंदर अन्नदाता किसानों को मिले सम्मान के माध्यम से उसकी आमदनी में हुई बढ़ोतरी इसका उदाहरण है। पहली बार आजादी के बाद लागत का 1.5 गुना एमएसपी अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो, यह भी देखने को मिल रहा है। 2014 के पहले इस देश में सरकार के प्रति एक अविश्वास का सा वातावरण था। देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलगाववाद, उग्रवाद और आतंकवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था। अराजकता अपनी पराकाष्ठा की ओर बढ़ रही थी। भ्रष्टाचार संस्थागत रूप ले चुका था। गरीबी हटाओ के नारे दशकों से देश के अंदर लग तो रहे थे, लेकिन गरीबी उन्मूलन के लिए कोई ठोस प्रयास इन 35-40 वर्षों के अंदर कहीं भी उड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये इस वक्त का ताजा अपडेट। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचे हैं सीएम और यहां पर एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और देखिए तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचे हैं और आज सरकार के 8 साल पूरे होने पर देश भर में उपलब्धियों के बारे में नेता बता रहे हैं। एक लंबी बातचीत मुख्यमंत्री ने भी की थी और देखिए अब इस वक्त वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में है और यहाँ पर जो एग्जीबिशन लगा है वहां पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनके साथ कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी भी नजर आ रहे हैं और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। जो एग्जीबिशन है उसे देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नंद गोपाल नंदी के साथ साथ कई और लोग भी योगी आदित्यनाथ के साथ में मौजूद हैं और एग्जीबिशन में आगे बढ़ते हुए वहां के बारे में जानकारी लोगों की ओर से दी जा रही है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से पहले आईजीपी का मुआयना भी किया और अब इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है 3 जून को और देश भर की जो हस्तियां हैं वो इसमें पहुंचेंगी। प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे और इसीलिए ये कार्यक्रम बड़ा है और मुख्यमंत्री खुद तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं कि उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से यहां पर रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में निवेश को कैसे आकर्षित किया जाए, निवेश के जरिए उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है $1 ट्रिलियन तक पहुंचाई जाए, उसकी तमाम कवायदें हैं। और हमारे साथ शैलेश भी जुड़ गए हैं। शैलेश, इस वक्त क्या हो रहा है, क्या तैयारियों का जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री?
जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय पहुंचे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। 3 जून को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन है। देखिए तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन होना है और इसी को लेकर निरीक्षण जो करने पहुंचे मुख्यमंत्री की तैयारियां जो हैं उसको देख रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होंगे और आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये भी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनके साथ में यहाँ पर मंत्री नंद गोपाल नंदी को आप देख पा रहे हैं, मुख्य सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव सूचना ACS होम, सभी जो आला अधिकारी हैं शासन के वो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ABP गंगा पर ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले देखिए मुख्यमंत्री ने तस्वीरें देखी और देखिए एक एक चीज़ की जानकारी ले रहे हैं यहाँ पर कि कहाँ पर क्या लगा हुआ है। सबसे पहले देखिए मुख्यमंत्री उस प्रदर्शनी स्थल पर पहुँचे थे जहाँ पर ब्रह्मोस और मिसाइल्स जो लगी हो। ठीक है, फिलहाल अभी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।